बच्चों हमने 12 चैप्टर लास्ट वीक स्टार्ट किया था, बल्कि इसमें हमने कैपिटल फ्लो और उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्टों से ऑन इन्वेस्टिंग नेशन एंड ऑन होस्ट नेशन स्टडी किए थे। इसमें हमने इंट्रोडक्शन था हमारा कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था। जुनैरा एहसान, आप कुछ पूछना चाहती हैं या? नहीं मैम, गलती से हैंड रेज हो गया था। अच्छा बच्चों, इसमें मेनली अपने टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले हमने पढ़ी थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और इसमें फर्स्ट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था कि हमने पिछले जितने भी चैप्टर्स हमने स्टडी किए हैं उसमें हमने सिर्फ गुड्स या कम्युनिटी ट्रेड के बारे में पढ़ा। हमने कैपिटल फ्लो को हमेशा ये लिया कि देयर इज नॉट कैपिटल और रिसोर्स मूवमेंट हमने नहीं पढ़ी या नहीं ली। इस चैप्टर में चूंकि इंटरनेशनल लेवल पर रिसोर्स मूवमेंट कॉमन एक बात है, तो उसके बारे में हमने पढ़ना है। इसमें रिसोर्सेज कैपिटल फ्लो हो या लेबर फ्लो हो, इनके फ्लो को या सरमाए के फ्लो को हम कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज। इसमें टू टाइप्स हैं। अगर आप तक का डायरेक्ट कैपिटल फ्लो है, आपका सरमाया सिर्फ, उसको आप कहेंगे डायरेक्ट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आप ओरिजिनल गुड्स में, रियल गुड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इसे आप कहते हैं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसके इंट्रोडक्शन के बाद हमने पढ़ा ये था कि रीजंस क्या है कि वाई सम कंट्री या इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन द अदर कंट्री। तो इसमें जो मेन पॉइंट था वो ये था कि टू अर्न द हायर रिटर्न्स अब्रॉड, कि अगर आपको फॉरेन कंट्री में आपको जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगे तो ऑब्वियसली आप किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट ये था कि टू डाइवर्सिफाई द रिस्क, आप एक ही जगह पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके रिसोर्स रिस्क चांसेस ज़्यादा है। तो आप डिफरेंट जगहों पे अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आपके रिसोर्सेज, आपके रिस्क चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑन द इन्वेस्टिंग एंड होस्ट कंट्री ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो एंड सम अदर इफेक्ट्स ऑन द इन्वेस्टिंग एंड होस्ट कंट्रीज, और उसका कंक्लूजन। इसमें वंस अगेन यही कि अगर इसके रीजंस क्या हैं कि टू अर्न हायर प्रॉफिट अब्रॉड, इसके अलावा टू एक्सप्लॉइट अब्रॉड सम यूनिक प्रोडक्शन नॉलेज, टू गेन कंट्रोल ओवर द फॉरेन रॉ मटेरियल, टू अवॉइड द इम्पोर्ट टैरिफ एंड टू एंटर ए फॉरेन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, जो कि आप एक्सपोर्ट के जरिए ज़ाहिर एंटर नहीं हो सकते, तो आप खुद वहाँ अपना प्लांट या फर्म जो होती है उसको स्टार्ट करके आप फॉरेन किसी मार्केट में एंटर होना चाहते हैं जो कि ओलिगोपोलिस्टिक है, तो आप इस तरह से एंटर हो सकते हैं। तो एक्वायर अ फॉरेन फर्म इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्यूचर कंपटीशन। इसके अलावा हमने ये डायग्राम की थी कि टोटल ओ डैश कैपिटल है, वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इन नेशन टू, वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इन नेशन वन। ओ ए कैपिटल मैंने आपको बताया था बिलोंग्स टू नेशन वन, ओ डैश ए बिलोंग्स टू नेशन टू। एंड इस पॉइंट से कि ये आफ्टर अगर आप फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल की परमिशन देते हैं तो जब तक इस नेशन में जिसमें कैपिटल ज़्यादा है रिटर्न कैपिटल की हायर और इस नेशन में कम होकर इक्वल नहीं हो जाते तब तक ये कैपिटल फ्लो करता रहेगा। और ओवरऑल गेन हमने देखा था इज इक्वल टू एरिया ई जी एम है, जिसमें ई जी आर वॉज गोइंग टू नेशन वन एंड ई आर एम वॉज गोइंग टू नेशन टू। इट इज इंक्रीज इन द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा अदर इफेक्ट्स ऑन इन्वेस्टिंग एंड होस्ट कंट्री आपका इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो, ये कुछ हमने देखे थे, कुछ रह गए थे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम लेबर टू कैपिटल। मतलब होस्ट कंट्री पे क्या इफेक्ट है? होस्ट कंट्री वो जहाँ पे आपका कैपिटल जा रहा है, जहाँ पे कैपिटल जा रहा है इसका मतलब है कि उस कंट्री में पहले ही इफेक्ट ऑन द इन्वेस्टिंग एंड द होस्ट कंट्री। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम लेबर टू कैपिटल, अगर आपके वो कंट्री जिसमें पहले कैपिटल के रिटर्न जो उनसे हैं वो कम थे और लेबर के रिटर्न्स हायर थे, तो फिर अगर आप कैपिटल वहाँ से आउटफ्लो हो जाएगा तो आपकी इनकम लेबर टू वर्ल्ड कैपिटल शिफ्ट करेगी। इसके अलावा द इफेक्ट ऑफ पेमेंट्स ऑफ द इन्वेस्टिंग एंड द होस्ट कंट्री, इसमें यह है कि जब एक दफ़ा मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी ये इफेक्ट होते हैं कि एक दफ़ा जब आप इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन कंट्री में तो ये उधर की एक्सपोर्ट कंसिडर होगी और आपके डेफिसिट कंसिडर होगा। जब एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट आप कर देते हैं उसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिलना है वो अर्न कर लेते हैं और वो सारा प्रॉफिट आपको वापस आपकी कंट्री में आता है, तो उस वक्त वो आपकी अर्निंग में कंसिडर होता है। तो वक्ती तौर पर वो आपके पेमेंट्स में
पहले जब आप उस कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आउटफ्लो ऑफ कैपिटल गिना जाता है, जब वो वापस आता है तो फिर दोबारा आपके कैपिटल के इनफ्लो में गिना जाता है, तो सरप्लस कंसिडर होता है। The initial capital transfer and increased expenditure abroad of the investing countries are likely to be mitigated by increased exports of capital goods. कि जब आप अपने आप अपने नेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट में एंटर करते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट्स के तौर पे एंटर होगा या अदर प्रोडक्ट्स के तौर पे। डिफरेंट रेट टैक्सेशन एंड द फॉरेन अर्निंग्स इन इन्वेस्टिंग एंड द होस्ट कंट्री। इसके अलावा जो इसके इफेक्ट है कि आपकी डोमेस्टिक कंट्री में अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो आप फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, या अगर टैक्स रेट में वैसे डिफरेंट हो तो होता ये है कि जिस कंट्री में आपने इन्वेस्ट किया है वो उस पर जब टैक्स लगा देता है उसके जो भी आपका प्रॉफिट है उसका वो टैक्स पहले उस कंट्री को मिल जाएगा। मसलन अमेरिका ने अगर पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा प्लांट लगाया है, उसकी जो उस फर्म की प्रोडक्शन है, प्रॉफिट है, वो उस पे वो कंट्री जो होस्ट कंट्री है वो पहले एक दफ़ा वो सारा टैक्स उस पर ले लेगा। तो उस पर टैक्स लेने के बाद जो मजीद इनकम प्रॉफिट बचेगा जब वो फर्म अपने कंट्री में लेके आएगी तो तब फिर वो प्रॉफिट जो है उस पर आपका जो इन्वेस्टिंग कंट्री है वो टैक्स तब लगाएगा। तो ये भी एक इफेक्ट है कि आप किस कंट्री का टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हैं, किसका कम कर रहे हैं। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ ट्रेड वॉल्यूम एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड इन बोथ इन्वेस्टिंग एंड होस्ट कंट्री। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से आपके ट्रेड वॉल्यूम को फर्क पड़ता है, क्योंकि पहले फॉर एग्जांपल अगर आप वो चीज़ें बना के एक्सपोर्ट कर रहे थे तो अब आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि आप डायरेक्ट उस कंट्री में प्रोड्यूस करके वहीं पे सेल कर रहे हैं। तो इस तरह आप नज़र है कि एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। जब एक चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे तो वो आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड में शामिल नहीं होगी। तो ये भी एक इफेक्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। कंक्लूजन क्या है कि इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांसफर इंक्रीजेज द नेशनल इनकम ऑफ बोथ इन्वेस्टिंग एंड होस्ट कंट्री, जैसा कि हमने उस डायग्राम से एक्सप्लेन किया था। बट इन द इन्वेस्टिंग नेशन द रिलेटिव शेयर गोइंग टू द कैपिटल इंक्रीजेज एंड द शेयर गोइंग टू द लेबर फॉल्स। इन्वेस्टिंग कंट्री में कैपिटल का शेयर इंक्रीज करेगा और लेबर का शेयर डिक्रीज करेगा। वाइल द अपोजिट अकर इन द होस्ट कंट्री, जबकि होस्ट कंट्री में इससे अपोजिट होता है। यही वजह है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं जब भी वो फॉरेन कंट्रीज में कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो वहाँ की लेबर यूनियन इसके अगेंस्ट होती है। इधर भी यही लिखा है, दस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट tries to या tend to fall in the investing nation and rise in the host nation। जब आप फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने डोमेस्टिकली एक प्लांट जो आप लगा सकते थे वहाँ लगाने के बजाय आपने फॉरेन कंट्री में उसको लगा दिया, तो जाहिर है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहाँ इंक्रीज होंगी और आपने अपने नेशन में जहाँ पे आपने प्लांट नहीं लगाया वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डिक्रीज होंगी। इन द शॉर्ट रन द बैलेंस ऑफ पेमेंट टेंड टू वर्सन इन द इन्वेस्टिंग नेशन एंड इम्प्रूव इन द होस्ट नेशन, क्योंकि शॉर्ट रन में आपका जितना भी कैपिटल आप दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके इस तरह से होगा जैसे आप इम्पोर्ट्स के लिए पेमेंट कर रहे होते हैं, तो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट के तौर पे समझे तो शो होगा या डिक्रीज के तौर पे शो होगा। जबकि वो कंट्री जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे चाइना आप सी पैक के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान के वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में पॉजिटिव के तौर पर शो होगा। But in the long run, the balance of payment effect of the foreign investment on the investing and host countries are less clear cut। लेस क्लियर कट इस तरह है कि इन द लॉन्ग रन आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उस पर जो अर्निंग है वो वापस फिर आपकी इन्वेस्टिंग कंट्री में जानी है, तो फिर वो उसके पॉजिटिव इफेक्ट में शामिल होगा। लेकिन सम टाइम ऐसा नहीं भी होता, ये भी हो सकता है कि वो कंट्री जिसमें आपने इन्वेस्ट किया था वो पहले आपसे चीज़ें इंपोर्ट कर रहा था, अब आप वहीं पे प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं, तो मे बी कि उनको वो इम्पोर्ट ना करनी पड़े तो उल्टा फिर इन द लॉन्ग रन उनका भी बैलेंस ऑफ पेमेंट ही बेहतर आ रहा है। इसी तरह नेशन विद हाई कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स encourage investment abroad and thereby lose tax revenue. The term of trades are also likely to be affected by foreign investment। कि टैक्सेस का इफेक्ट है कि आप अगर फॉरेन कंट्री में ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, आपके अपने कंट्री में कम है, तो ज़ाहिर है कि टैक्स अर्निंग इन्वेस्टिंग कंट्री की कम हो जाएगी। ये सारे क्या थे हमने अभी तक जो पढ़े, वो हमने पढ़ा कैपिटल फ्लो और उसका इफेक्ट। नेक्स्ट आपका थोड़ा हम इस टॉपिक को भी स्टार्ट करेंगे, शायद ये आज तो कंप्लीट ना हो। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ये आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, ये फलां मल्टीनेशनल है। आपके माइंड में कोई ऐसी, किसी भी बच्चे के माइंड में एग्जांपल है कि कोई ऐसी चीज़, कोई एक, या तो एग्जांपल दें किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की, और या कोई भी बच्चा जो है कोई आम रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ जो कि हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन गुड्स की बनाई फर्म की बनाई हुई यूज़ करते हैं।
एनी स्टूडेंट गिव एन एग्जांपल ऑफ एनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। और आप एग्जांपल देंगे किसी भी ऐसी चीज़ की जो आप समझते हैं कि आप अपने घर में यूज़ करते हैं, लेकिन कोई बच्चा, बच्चों आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, वो भी ट्रेड के। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम हम लोग जो रोजमर्रा यूज कर रहे हैं वो उसमें नेस्ले आ जाती है, केएफसी है, यूनिलीवर है, फिर उसके बाद मॉबलिंग, टोयोटा। मैम ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में काम कर रही हैं इस टाइम। और कोई बच्चा? आपका जवाब ठीक था, लेकिन फिर भी कोई और बच्चा? अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जिसका ये ख्याल हो कि वो कोई भी चीज़ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की यूज़ नहीं करता? बच्चों आगे क्लास नहीं होनी जब तक आप लोगों ने बताना नहीं है।